थ्योरीज ऑफ सक्सेशन यानी कि अनुक्रमण के सिद्धांत। साइंटिस्ट ने नॉर्मली अनुक्रमण के लिए निम्न सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी यानी कि एक चरम अवस्था सिद्धांत। ये जो सिद्धांत जो थ्योरी दी थी वो क्लीमेंट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि एक विशिष्ट आवास में एक समय में केवल एक ही चरम अवस्था का समुदाय पाया जाता है, यानी कि स्टूडेंट एक स्पेसिफिक हैबिटेट जो होता है उसमें केवल एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो पाई जाती है एक ही समय में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो जलवायु होती है वो क्या करती है कि इसी जो एक ही जो चरम अवस्था होती है उसको निर्धारित करती है। उस क्षेत्र के जितने भी जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो उन सबका जो प्रभाव होता है वो सब पर एक समान होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है। इस एक चरम अवस्था के जो समुदाय के अलावा इसमें क्या होता है कि दूसरे जो होते हैं उपस्तरीय समुदाय भी उनका निर्माण भी हो सकता है। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्रो क्लाइमेक्स, पोस्ट क्लाइमेक्स, सब क्लाइमेक्स तथा डिस क्लाइमेक्स। अगर हम प्रो क्लाइमेक्स यानी कि पूर्व चरम अवस्था की बात करें तो ये कुछ हद तक क्या होता है कि स्थायी समुदाय होता है जो कि लगभग क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि चरम समुदाय के समान होता है। देन हम बात करते हैं पोस्ट क्लाइमेक्स यानी कि पश्च चरम अवस्था। चरम समुदाय में क्या होता है कि कुछ हाई जो स्पीशीज होती है उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है, कुछ उच्च स्तरीय जाती है यानी कि हाई लेवल की स्पीशीज देखने को मिलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? पश्च चरम अवस्था कह देंगे। देन बात करते हैं सब क्लाइमेक्स यानी कि उपचरम अवस्था। किसी क्षेत्र में विशेष जलवायु के कारण यदि कोई सब क्लाइमेक्स अधिक समय के लिए स्थिर हो जाए, यानी कि अगर कोई भी ना कम्युनिटी होती है जो वो अधिक समय के लिए स्थिर हो जाए और किसी अन्य क्लाइमेक्स कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेसमेंट ना हो, उसका प्रतिस्थापित ना हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? सब क्लाइमेक्स कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो शीतोष्ण जो वन होते हैं ट्रॉपिकल, उनमें क्या शीतोष्ण जो वन होते हैं उनमें जो चीड़ के वन होते हैं वो क्या करते हैं? सब क्लाइमेक्स जो स्टेज होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। देन हम बात करते हैं डिस क्लाइमेक्स यानी कि विचरम अवस्था। यदि वास्तविक जो चरम अवस्था होती है, जो वास्तविक जो क्लाइमेक्स जो स्टेज होती है वो अगर किसी कारण से परिवर्तित हो जाए तथा उसमें क्या होता है कि उस कम्युनिटी में एक नई स्पीशीज का आगमन हो, यानी कि कोई नई स्पीशीज आ जाए, नई जाति, तो इस प्रकार जो रूपांतरित जो चरम अवस्था होती है, जो ट्रांसफॉर्म जो होती है उसको डिस क्लाइमेक्स स्टेज कह देंगे। देन हम बात करते हैं, ये तो थी मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। देन हम बात करते हैं पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी यानी कि बहुचरम अवस्था, जो कि क्या किसने दी थी? टेंसले द्वारा दी गई थी। टेंसले ने क्या बताया था? इनके अनुसार एक ही विशिष्ट आवासीय क्षेत्र में क्या होता है कि एक से अधिक कम्युनिटी यानी कि समुदायों का, चरम समुदायों का निर्माण हो सकता है, यानी कि एक स्पेसिफिक हैबिटेट में एक से ज्यादा कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिल सकती है। और इनके अनुसार जितनी भी जो कम्युनिटीज होती है जो एक से ज्यादा होती है उनका समान महत्व होता है। किसी भी समुदाय को हम माइनर कम्युनिटी या फिर लघु समुदाय के रूप में नहीं देख सकते। ये तो थे थ्योरीज। अब हम बात करेंगे आवास के आधार पर सक्सेशन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की जो प्रकृति होती है या फिर जल की उपलब्धता के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोसीयर, देन जीरोसीयर और देन जीरोसीयर यानी कि मरुक्रमक। ये भी दो प्रकार के होते हैं, लिथोसीयर तथा सीमोसीयर। जो हाइड्रोसीयर होते हैं वो क्या होते हैं कि इस प्रकार के जो अनुक्रमण होते हैं वो जलीय आवास से शुरू होते हैं, इन्हें इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जलक्रमक भी कहा जाता है। जबकि जो मरुक्रमक होते हैं वो शुष्क आवास से यानी कि ड्राई जो एरिया होते हैं जहाँ पे चट्टान तथा रेत ये सब उपस्थित होते हैं वहां से शुरू होता है। इसमें भी जो लिथोसीयर होता है जो कि शैल क्रमक यानी कि जो चट्टानों से जिस प्रकार का अनुक्रमण स्टार्ट होता है, और सीमोसीयर जो कि रेत से स्टार्ट होता है उसे बालुकीय क्रमक कह देंगे। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेंगे। अगर हम अनुक्रमण की अगर अवस्थाओं के बारे में बात करें तो हम इसका एग्जांपल लेंगे हाइड्रोसीयर यानी कि जल क्रमक। हाइड्रोसीयर में क्या होता है कि
जलीय आवास से प्रारंभ होते हैं। और यदि अनुक्रमण क्या होता है कि हाइड्रोस्फीयर में अगर स्वच्छ जलीय आवास जैसे कि तालाब, झील, दलदल इनसे स्टार्ट हो तो उसे हाइड्रोस्फीयर कह देंगे। और यदि अनुक्रमण समुद्र जलीय आवास यानी कि जो ओशियन जो हैबिटेट होता है अगर उससे स्टार्ट हो जैसे कि मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां तथा वेला संगम, तो इसे हेलोसियर कह दिया जाएगा। यहाँ पर हम इसकी स्टडी के लिए जल में होने वाले परिवर्तन के स्वरूप जो समुदाय का जो निर्माण होता है उसके लिए हम एक तालाब यानी कि एक तालाब जो होता है एक स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करता है। और इसमें जो होने वाला जो अनुक्रमण होता है वो जल क्रमक यानी कि हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन कहलाता है। इस अनुक्रमण का जो आगमन होता है, जो स्टार्टिंग होती है वो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उनसे होती है या फिर जूप्लैंक्टन होती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती है, स्टेजेस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्लवक अवस्था यानी कि प्लैंक्टन स्टेज। ये क्या होती है कि तालाब की इनिशियल स्टेज होती है जिसमें कि क्या होता है कि पोषक पदार्थ कम पाए जाते हैं और जीवन न के बराबर होता है यानी कि किसी भी तरह की कोई लाइफ फॉर्म नहीं होती है। और सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो स्पीशीज होती है, आने वाली जो जाति होती है पायनियर, उसमें क्या होता है कि मिट्टी के कण, इसके अलावा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और शैवाल ये सब पाए जाते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो आकर के जल में मिल जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर इनमें क्या होता है कि ये जीवाणु तथा शैवाल, डाइटम्स ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। शैवाल में भी क्या होता है कि कुछ तंतुमय शैवाल जैसे कि स्पायरोगायरा तथा उड़ोगोनियम ये सब आदि विकसित हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के कारण क्या होता है कि इनमें तीव्र संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये तो थे फाइटोप्लैंक्टन। इसके साथ साथ ही क्या होता है कि जूप्लैंक्टन यानी कि जंतु प्लवक जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब भी विकसित हो जाते हैं। और क्या होता है कि जब इनकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होती जाती है और वृद्धि करने के बाद में क्या होता है कि इन पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन तथा जूप्लैंक्टन की एक समय बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि काफी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ व पोषक पदार्थ क्या होता है कि तालाब के पैंदे में जमा हो जाते हैं। सबसे फिर देन सेकंड स्टेज हम देखते हैं निगमन अवस्था यानी कि सबमर्ज स्टेज। स्टूडेंट, तालाब के पैंदे पर जो पोषक पदार्थ युक्त जो कीचड़ स्तर बन जाता है उसके कारण क्या होता है कि जड़ीय जो पादप होते हैं उनके लिए एक उपयुक्त आवास उपलब्ध हो जाता है। और कम गहराई हो जाने के कारण जो प्रकाश भी होता है वो अपेक्षाकृत अधिक समय तक उपलब्ध रहता है यानी कि अधिक सतह तक उपलब्ध रहता है। अतः तालाब के तल में कई क्या जो निगमन पादप होते हैं, सबमर्ज पादप जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं जैसे कि हाइड्रिला, कारा, यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफाइलम ये सब आदि ये सब जमा हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो ना मतलब ये पादप जो होते हैं वो जल की विभिन्न गहराइयों में पनपते हैं जिसके कारण जो इनकी जो जड़ें हैं वो निचले स्तर तक, कीचड़ी स्तर तक चली जाती है यानी कि एकदम मिट्टी जो तल बन जाता है। और इन पादपों और इनके साथ रहने वाले जो जंतु होते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि एक नई मोटी लेयर का निर्माण हो जाता है। और इनके निरंतर अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन के कारण क्या होता है कि तालाब छोटा हो जाता है। देन हम बात करते हैं इसके लिए क्या, फिर देन एक नई स्टेज बन जाती है। उसके बाद में जो स्टेज आती है वो होती है प्लावी अवस्था यानी कि फ्लोटिंग स्टेज। जल की गहराई कम हो जाने के कारण क्या होता है कि जो सबमर्ज जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप या जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं कि और अधिक गहराई में चले जाते हैं। और कम गहरे जल में क्या होता है कि एक नई स्पीशीज यानी कि जो फ्लोटिंग स्टेज वाली जो स्पीशीज होती है, इस अवस्था वाली प्लांट स्पीशीज उत्पन्न होने लगती है। इन पादपों की जड़ें तो क्या होती है कि तल की तरफ यानी कि नीचे जो बेस होता है उसकी तरफ चली जाती है और जिनकी जो पत्तियां होती है वो जल की सतह पर तैरती रहती है। इनके एग्जाम्पल क्या है, निम्फिया, मोर्सिलिया ये सब क्या इनके एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ जल सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरने वाली जातियां भी विकसित जैसे कि वोल्फिया, पिस्टिया, आइकोर्निया, साल्विनिया ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनकी जो पत्तियां जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश की भेदन क्षमता होती है वो कम हो जाती है और वो क्या होता है कि नष्ट हो जाते हैं। देन जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है नर्ड अनूप अवस्था यानी कि
रीड स्वैम्प स्टेज। ये जो स्टेज होती है वो कब बनती है? तालाब में क्या होता है कि गाद जमा हो जाने के कारण व वाष्पोत्सर्जन दर अधिक हो जाने के कारण क्या होता है कि जल स्तर तथा और भी कम हो जाता है। ये जो अवस्था होती है वो निगमन तथा जल प्लावी यानी कि सबमर्ज तथा फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए अनुकूलित नहीं होती, जिससे की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जो वो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो जड़ीय पादपों यानी कि जो आने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए उपयुक्त होती है, जिनके तने व पत्तियां जो होते हैं वो जल सतह से ऊपर निकले रहते हैं, जबकि जड़ें और जबकि जो उनके जो मूल वगैरह होते हैं वो तल में फैली रहती हैं। ऐसी जो अवस्था होती है उसको एम्फीबियन स्टेज यानी कि उभयचारी अवस्था कहते हैं। इन प्लांट्स में क्या होता है कि सुविकसित जड़ तंत्र पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं रेननकुलस, टाइफा, फ्रैगमाइटिस, रूमेक्स आदि सब इसके एग्जाम्पल है। और इन पौधों की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, जो कि प्लांट्स का जितना भी जो ह्यूमस होता है, डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ जो होता है, वो क्या होता है कि नीचे जो सरफेस होता है बेसल तल पर जमा होने लगता है। उसके बाद में क्या होती है कि हमें एक नेक्स्ट स्टेज देखने को मिलती है जिसे कि कच्छ शादल अवस्था यानी कि मार्श मीडो स्टेज कहा जाता है। होता यूं है कि अवसादन की यानी कि सेडिमेंटेशन की मात्रा बढ़ने व जल स्तर कम हो जाने के कारण क्या होता है कि जो तालाब होता है वो अब कच्छ भूमि में परिवर्तित हो चुका था, यानी कि एक मार्श स्टेज में परिवर्तित हो जाता है, एक मार्श लैंड जिसे हम कह सकते हैं। अब और ये परिस्थितियां जो होती है वो जो पहले वाले जो पादप्स होते हैं रीड स्वैम्प स्टेज, उनके लिए क्या होती है कि प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल हो जाती है, और वो ऐसे स्पीशीज होती है वो एक्सटेंट हो जाती है, और उनके स्थान पर जो नए प्लांट्स होते हैं मीडो प्लांट्स वो उत्पन्न हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कैरेक्स, जंकस, साइपेरस तथा पॉलीगोनम आदि सब के हैं, इनके एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं, जल का अत्यधिक मात्रा में अवशोषण करके क्या करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ा देते हैं, और इनके मृत अवशेषों के संचयन व जल द्वारा लाए गए जो अवसादी जो पदार्थ होते हैं उनके कारण क्या करते हैं कि शुष्क भूमि यानी कि ड्राई लैंड का निर्माण करते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि एक नई जो अवस्था बन जाती है जिसे कि वन स्थलीय अवस्था यानी कि वुडलैंड स्टेज कहते हैं। इस अवस्था तक जो पॉन्ड जो तालाब होता है वो क्या होता है कि शुष्क भूमि यानी कि ड्राई लैंड में परिवर्तित हो जाता है, जो अधिक नमी में उगने वाले पादप प्रजाति यानी कि जितनी प्लांट स्पीशीज होती है उनके लिए क्या होती है कि अनफेवरेबल होती है, और इस अवस्था में केवल वही प्लांट उत्पन्न होते हैं जो कि जल की कमी को सहन करने की क्षमता रखते हो। इस अवस्था के प्रारंभ चरण में मुख्य रूप से निम्न झाड़िये जो पादप होते हैं जैसे हर्ब, शर्ब्स और वृक्ष विकसित हो जाते हैं, और जिनकी जो जड़ें होती है वो उदग्र रूप से फैलने की बजाय क्षैतिज रूप से यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में फैलने लगती है। इनके एग्जाम्पल जैसे सैलिक्स, कॉर्नस, सिफिलेंथस, एलनस आदि सब इनके एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं कि अनुक्रमण की इस अवस्था तक क्या होता है कि सूक्ष्म जीव युक्त जो ह्यूमस होते हैं वो काफी मात्रा में जमा हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं वृक्ष तथा मृदा का निर्माण करके तीव्र गति से वाष्पोत्सर्जन करते हुए जल स्तर को और घटा देते हैं ऐसे पादप, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सूक्ष्म जीव की मात्रा में वृद्धि होती है। जो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि जो भूमि की जो उर्वरा जो शक्ति होती है उसको बढ़ा देते हैं, जो नए पादपों के आगमन के लिए यानी कि आने वाले प्लांट्स के लिए फेवरेबल होती है। देन जो नेक्स्ट स्टेज सबसे लास्ट स्टेज आती है वो चरम वन अवस्था यानी कि क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। ह्यूमस व सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण जो भूमि की उर्वर शक्ति वो बढ़ जाती है, इस कारण यहाँ पे क्या होता है कि नई प्रजाति इस आवास में प्रवेश कर जाती है, और ये जो प्रजाति होती है वो वन स्थलीय प्रजाति यानी कि वुडलैंड स्टेज की स्पीशीज को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेसमेंट करके क्या करती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि क्लाइमेक्स समुदाय का निर्माण करती, चरम समुदाय का। और जो चरम समुदाय होता है वो उस क्षेत्र की जलवायु यानी कि वहां पे जो क्लाइमेट जो होता है उस पर निर्भर करती है, जो वेदर होता है। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा ज्यादा अधिक होती है, तो वहां पर क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का निर्माण हो जाता है।
यानी कि समुदाय विकसित हो जाते हैं। और जहाँ पे वर्षा कम होती है वहां पे क्या होता है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि जो पर्णपाती जो वन होते हैं उनका जो वन होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट सक्सेसिव जो चेंजेस होते हैं वो प्लांट्स के साथ साथ हमें जो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं जो फोना होता है उनमें भी देखने को मिलते हैं। तालाब में अगर हम देखें तो जो प्लैंकटन जो स्टेज होती है प्लवक उनमें पैरामेशियम, यूग्लिना, अमीबा ये सब स्टार्टिंग की इनिशियल स्पीशीज होती है और ये जब अधिक मात्रा में हो जाती है तो अन्य जातियों के जंतु जैसे फिश, सनफिश और सूक्ष्म जीव आदि भक्षण करने वाली जो होती है वो इस आवास में आ जाती है। मतलब जो सूक्ष्म जीवों का जो भक्षण करती है वो फिशेस। और इसके अलावा अगर हम निगमन अवस्था यानी कि सबमर्ज अवस्था में बात करें तो वहां पे क्या होता है कि ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई, डेफनिया, साइक्लोप, साइप्रिस ये सब विकसित हो जाते हैं। ये सब जंतु जो जातियां होती है फिशेस जो होती है वो एनिमल वहां पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर फ्लोटिंग स्टेज की अगर बात करें प्लावी अवस्था में तो वहां पे क्या होता है कि कुछ जंतु जो होते हैं जैसे कि हाइड्रा, स्नेल, फ्रॉग यानी कि मेंटेक्स, सैलामेंडर, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स के लार्वा, फिशेज, स्नेक्स और वाटर जो टर्टल होते हैं यानी कि जलीय कछुए वो भी क्या करते हैं यहाँ पे इस अवस्था में पाए जाते हैं। देन अगर हम नर अनूप यानी कि रीड सैम्प स्टेज की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि जलीय बिच्छू, बेलोस्टोमा, हाइड्रोफिलस ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एनालिड्स भी विकसित हो जाते हैं। ये क्या करते हैं कि पूर्व में उपस्थित जो प्रजातियां होती है जो स्पीशीज होती है उनको रिप्लेसमेंट करते हैं, उनको प्रतिस्थापित करते हैं। इनके अलावा कई स्पीशीज जैसे बर्ड्स भी होते हैं जैसे कि किंगफिशर, ब्लू हेरोन, बतख, डक्स जितनी भी होते हैं और मैमल्स यानी कि वीवर्स और मस्करेट ये सब क्या होता है कि स्पीशीज में आ जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि मछलियों के स्थान पर ये जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जाती है, क्लाइमेक्स स्टेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या करते हैं कि स्थलीय आवास पर विकसित होने वाले जितने भी जो जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं वो इस क्षेत्र में निवास करने के लिए आ जाते हैं। आगे हम बात करेंगे तो इनके हाइड्रोस्फीयर की मैंने बात की। और इसी प्रकार से जो मरुक्रमक जो होते हैं यानी कि लिथोस्फीयर और सीमोस्फीयर इनमें भी क्या होता है कि इस तरह के जो होते हैं वो सक्सेशन जो अनुक्रमण होते हैं जो स्टेजेस जो होती है वो देखने को मिलती है। आगे हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ सक्सेशन यानी कि अनुक्रमण के जो मॉडल्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। ये मॉडल्स जो होते हैं वो जातियों के जीवन चक्र की विशेष भूमिका निभाने या फिर क्या होता है कि जो ये इस क्रियाविधि में व्यक्त किए गए हैं कि क्या जो इनिशियल जो स्पीशीज का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर जातियों के अनुक्रमण में क्या भूमिका होती है उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए थे। सबसे पहले अगर हम मॉडल्स की बात करें तो होता है फैसिलिटेशनल मॉडल यानी कि सुगमीकरण मॉडल जो होता है। इसमें क्या होता है कि ये अनुक्रमण की ये होता है, ये प्राचीनतम मॉडल होता है और ये इस अवधारणा पर आधारित होता है ये मॉडल कि जो पूर्वगामी जो पहले वाली जो स्पीशीज होती हैं वो क्या करती हैं कि आने वाली स्पीशीज से प्रतिस्थापित हो जाती है यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाती है। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल क्रमक अनुक्रमण का अगर हम एग्जाम्पल ले तालाब का, अभी अभी जैसे मैंने पढ़ा कि पादपों की मृत्यु तथा न क्षय व घात या अवसादन के कारण होती है कि हर अवस्था के बाद तालाब का जो तल होता है वो ऊपर उठता जाता है, जल का स्तर कम होता जाता है और हर अवस्था के बाद जो परिस्थिति होती है वो उस अवस्था की जातियों के लिए तो क्या होती है प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल होती है, लेकिन आने वाली स्पीशीज के लिए क्या होती है फेवरेबल हो जाती है यानी कि अनुकूलित हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है कि जो पूर्व की जो जातियां होती है पहले वाली जो स्पीशीज होती है वो अपने से आने वाली जातियों के लिए क्या होती है सुविधा युक्त निर्माण करती है ताकि वे क्या करती है आसानी से प्रवेश कर सके यानी कि प्रतिस्थापित कर जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो ए स्पीशीज होती है वो क्या करती है बी स्पीशीज जो आने वाली स्पीशीज होती है उनके लिए फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार जो बी स्पीशीज होती है वो सी स्पीशीज के लिए और इसी प्रकार हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकंड अगर मॉडल की बात करें क्या होता है सहनशीलता मॉडल यानी कि टॉलरेंस मॉडल। इस प्रकार के अनुक्रमण के लिए क्या होता है कि जो इनिशियल जो स्पीशीज होती है सक्सेशनल जो स्पीशीज होते हैं प्रजाति
उनकी आवश्यकता नहीं होती, उनकी उपस्थिति नहीं होती है। यानी कि इसमें जो कोई भी स्पीशीज होती है वो क्या करती है कि सक्सेशन को प्रारंभ कर जाती है। टॉलरेंस मॉडल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक से ज्यादा जो स्पीशीज होती है वो साथ साथ ग्रो कर सकती है, और वे स्पीशीज जो सीमित संसाधनों के प्रति अधिक सहनशील होती है वो क्या करती है, वो दूसरी जातियों को प्रतिस्थापित करने में सक्षम हो जाती है। कि बी अगर सी से ऊपर अगर कोई स्पीशीज अगर अधिक सहनशील होती है जैसे डी ई एफ, तो वो क्या करती है कि इनको पहले वाली जो स्पीशीज होती है उनको प्रतिस्थापित कर जाती है। इस पर हम देख सकते हैं कि बी सी एक साथ स्पीशीज ग्रो कर रही है, इसके अलावा डी ई एफ क्या करती है, साथ साथ ग्रो कर रही है। थर्ड टाइप का जो मॉडल होता है वो अवरोधन यानी कि इनहिबिशन मॉडल हम जिसको कह सकते हैं। इस मॉडल के अनुसार क्या होता है कि जो अनुक्रमण होता है वो कैसा होता है, विषमांगी होता है यानी कि हेट्रोजेनस होता है। और इसमें यह निर्भर करता है क्योंकि कौन सी जाति जो होती है वो किसी स्थान पर सबसे पहले आती है। और इसमें क्या होता है कि जो जातियों का जो प्रतिस्थापन होता है, स्पीशीज होता है, वो कैसा होता है कि क्रमिक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कि हर जाति जो होती है वो आने वाली जातियों का क्या करती है, विरोध करती है। यानी कि एक टाइम में केवल एक ही स्पीशीज यहाँ पे ग्रो करती है, साथ साथ ग्रो नहीं करती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो ए स्पीशीज होती है वो बी स्पीशीज का क्या करती है, इनहिबिट करती है यानी कि विरोध करती है। और जो इसी प्रकार जो बी स्पीशीज होती है वो नेक्स्ट जो आने वाली जो स्पीशीज होती है उसका विरोध करती है। यानी कि जो हर जाति होती है, प्रत्येक स्पीशीज वो नई आने वाली जाति का विरोध करती है।